हाय गाइस, आज हम लोग स्टडी करते हैं इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट में दिया गया कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है अर्थात प्रतिफल क्या होता है। आइए केस लॉ के माध्यम से हम लोग समझें कि प्रतिफल क्या है, कंसिडरेशन क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कंसिडरेशन इज इसेंस ऑफ द कंट्रैक्ट, यानी कि कंसिडरेशन जो है किसी भी कंट्रैक्ट के लिए एक इसेंशियल पार्ट है, एक इसेंस होता है, एक ज़रूरत होती है। एंड कंसिडर्ड एज द वेरी फाउंडेशन ऑफ द कंट्रैक्ट, और यह किसी भी कंट्रैक्ट, किसी भी संविदा निर्माण के लिए एक फाउंडेशन की तरह होता है, एक नींव की तरह होता है। According to Section 25 of the Indian Contract Act 1872, an agreement not supported by the consideration is void। यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 25 यह कहती है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कंसिडरेशन से सपोर्टेड नहीं है वह वॉयड होगा। तो इतना समझ में आया कि कंट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन कितना ज़रूरी है। यदि कंट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है, एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है, तब वह शून्य प्रभाव रखेगा, उसका विधि के नज़र में कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आइए समझते हैं कंसिडरेशन के बारे में। एंसन सेड दैट द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ब्रिंग द पार्टीज टुगेदर एंड कॉन्स्टिट्यूट द आउटवर्ड सेम्बलेंस ऑफ द कंट्रैक्ट। यानी कि ऑफर और एक्सेप्टेंस, जब दोनों पार्टीज ऑफर और एक्सेप्टेंस को मिलके एक बनाते हैं तब वहाँ कंट्रैक्ट का निर्माण होता है। और उस कंट्रैक्ट के निर्माण के लिए कंसिडरेशन एक ऐसा आवश्यक तत्व है जिसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बिना कोई कंट्रैक्ट शून्य ही होगा, वह उसका कोई मतलब नहीं रहता है। कंसिडरेशन इज अ रिटर्न और क्विड प्रो क्वे, यानी कि समथिंग फॉर समथिंग। ब्लैकस्टोन डिफाइन करते हैं कंसिडरेशन को, कंसिडरेशन एज द रिकम्पेंस गिवन बाय द पार्टी कंट्रैक्टिंग टू द अदर। यानी कि कंसिडरेशन एक रिकम्पेंस होता है जो एक पार्टी के द्वारा, कंट्रैक्टिंग पार्टी के द्वारा एक दूसरे को दिया जाता है। पोलक महोदय डिफाइन करते हैं कंसिडरेशन को, कंसिडरेशन इज द प्राइस ऑफ द प्रॉमिस। यानी कि पोलक के द्वारा यह कहा गया है कि कंसिडरेशन एक प्राइस होता है प्रॉमिस का, यानी कि वचन का एक प्राइस होता है, एक मूल्य होता है, एक कीमत होता है कंसिडरेशन। अब हम लोग सेक्शन 2D में आते हैं इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट की, जो बात करता है कंसिडरेशन के बारे में। तो आइए देखा जाए लीगल डेफिनेशन क्या है कंसिडरेशन की। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट, when at the desire of the promisor, the promisee or any other person, यानी कि जो वचन ग्रहीता है या फिर कोई अन्य व्यक्ति, has done or abstain from doing or does or abstains from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act, abstinence or promise is called a consideration for the promise। यानी कि वचनदाता की वांछा पर, वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या करने से प्रवृत्त रहता है, या करता है या करने से प्रवृत्त रहता है, या करने का या करने से प्रवृत्त रहने का वचन देता है। यानी कि कोई कार्य कर चुका है, करता है या ऐसा वादा करता है कि वह उस कार्य को करेगा या करने से प्रवृत्त रहेगा, तब ऐसा कार्य, ऐसी प्रवृत्ति, ऐसा वचन, उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। ये इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2D में लिखा है। अब हम लोग समझते हैं इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कंसिडरेशन, यानी कि सेक्शन 2D के अकॉर्डिंग क्या इसेंशियल एलिमेंट हैं, क्या आवश्यक तत्व हैं किसी कंसिडरेशन के लिए, किसी प्रतिफल के लिए।
Then according to section 2D of the Indian Contract Act, there are following essential element of the consideration. First is the at the desire of the promisor. Second essential element, the promisee or any other person. Third, has done or abstain from doing anything. तो इसमें तीनों चीजें आएंगी, has done or abstain from doing anything, or does or abstain from doing anything, or promises to do or to abstain from doing anything. Then fourth essential element of consideration is such act, abstinence or promise is called consideration. तब ऐसा कार्य, ऐसी प्रवृत्ति या ऐसा वचन प्रतिफल कहलाता है. अब हम लोग पहले एसेंशियल एलिमेंट को देखते हैं, एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, यानी कि वचनदाता की वांछा पर. An act shall not be a good consideration for a promise unless it is done at the desire of the promiser. यानी कि वचनदाता की इच्छा के अलावा आप कोई कार्य कर रहे हैं या उसके अतिरिक्त जाकर कर रहे हैं, तब उसे अच्छा कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा. और अच्छा कंसिडरेशन नहीं माना गया तब जो है वह विधि की नज़र में शून्य होगा. An act shall not be a good consideration for a promise unless it is done at the desire of the promiser. केस के माध्यम से हम लोग समझते हैं इस एसेंशियल एलिमेंट को जो बात करता है एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर और वचनदाता की वांछा पर. पहला केस है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, 1880 यानी कि 1880 का केस है. तो आइए देखते हैं कि दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव के केस में क्या हुआ था. इन दिस केस द प्लेंटिफ बिल्ट अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऑन द ऑर्डर ऑफ द कलेक्टर. इसमें जो प्लेंटिफ था उसने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया था कलेक्टर के ऑर्डर के उपरांत. द शॉप्स केम टू बी ऑक्युपाइड बाय द डिफेंडेंट. तो जब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गया उसके बाद डिफेंडेंट ने उसे ऑक्युपाई कर लिया. Who in consideration of the plaintiff having expended money in the construction promised to pay him commission on articles sold by them. यानी कि जब ऑक्युपाई किया गया उस डिफेंडेंट के द्वारा, तब जो प्लेंटिफ अपना पैसा लगाया हुआ था उसके साथ यह करार होती है कि चूंकि आपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण में अपना पैसा खर्च किया है, अपना पैसा लगाया है, इसलिए जो वस्तुओं को बेचा जाएगा उससे जो प्रॉफिट होगा, चाहे जो उसमें हम लोगों को मुनाफा होगा, उस पैसे से हम लोग आपको आपके खर्चे को पे किया करेंगे, आपके खर्चे का भुगतान करेंगे. देन जो है प्लेंटिफ के द्वारा जो डिफेंडेंट था जिसने वादा किया था कि हम आपके खर्चे को भुगतान करेंगे जैसे जैसे वस्तुएं बेची जाएंगी, कुछ समय के बाद उस डिफेंडेंट के द्वारा मना कर दिया जाता है, उसका पेमेंट रोक दिया जाता है. तब प्लेंटिफ के द्वारा न्यायालय में सूट फाइल किया जाता है और यह कहा जाता है कि मैंने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया था और इन्होंने देने के लिए वचन दिया था, देने की बात हुई थी और बाद में ये देने से मना कर रहे हैं, उसका भुगतान करने से मना कर रहे हैं. इन दिस केस द प्लेंटिफ एक्शन टू रिकवर द कमीशन वाज रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट द प्लेंटिफ एक्ट वाज द रिजल्ट नॉट ऑफ द प्रॉमिस बट ऑफ द कलेक्टर ऑर्डर. यानी कि इसमें क्या था कि जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ था वह उस डिफेंडेंट यानी कि जिसने ऑक्युपाई किया था उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को, उसके आदेश के उपरांत चाहे उसकी सहमति लेकर नहीं बनाई गई थी, बल्कि वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कलेक्टर के आदेश के उपरांत बनाया गया था. तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ. क्यों? एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, यानी एट द डिज़ायर ऑफ द डिफेंडेंट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं हुआ था, तो इसलिए जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया. कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया तो उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है कि वह भुगतान करे उनका. इसलिए जो है यहाँ प्लेंटिफ का एक्शन फेल हो गया, कोर्ट ने इनके कंटेंशन को रिजेक्ट कर दिया. दूसरा केस हम लोग लेते हैं केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, 1886 का केस है.
तो आइए देखते हैं कि केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद 1886 के केस में क्या हुआ था। In this case, on the faith of the promised subscription, the plaintiff entered into a contract with the contractor for the purpose of building a town hall। यानी कि प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के जब चंदा देने की बात उसने कही, जब सब्सक्रिप्शन देने की बात कही, तो उस विश्वास में आके वह कंट्रैक्टर के पास जाके कंट्रैक्ट किया एक टाउन हॉल के निर्माण के लिए। तो चूंकि वह चंदा देने की बात पहले किया था, उसके कहने के बाद कि हमें इतना पैसा, जब उसे विश्वास हो गया कि इतना पैसा हमें यहाँ से मिलेगा, उसके बाद वह जाके कंट्रैक्टर से बात करता है, कंट्रैक्टर से कंट्रैक्ट करता है कि वह एक टाउन हॉल का निर्माण करे। बाद में क्या होता है कि वह चंदा देने से व्यक्ति मना कर देता है। जिसके चंदा देने की बात से वह जाके कंट्रैक्टर से कंट्रैक्ट करता है, वह व्यक्ति बाद में यह कह देता है कि नहीं, हम चंदा नहीं देंगे। Then in this case it was held by the court that the plaintiff acts in entering into a contract with the contractor was done at the desire of the promisor। यानी कि चंदा देने वाले व्यक्ति के कहने के बाद ही जाके वह कंट्रैक्टर से कंट्रैक्ट किया था एक टाउन हॉल के निर्माण के लिए। अतः यहाँ उसकी इच्छा पर, यानी कि एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, उसकी इच्छा पर ही वह जाके कंट्रैक्ट किया था, इसलिए उस पर्सन को बाउंड किया गया, उसे बाध्य किया गया कि वह चंदे का भुगतान करे। अगला केस है दोराई स्वामी वर्सेस ए अय्यर, 1936 का केस है। तो आइए देखते हैं दोराई स्वामी वर्सेस ए अय्यर के केस में क्या हुआ था। इन दिस केस द टेम्पल्स रिपेयरिंग वाज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस व्हेन द सब्सक्रिप्शन वेयर इनवाइटेड। यहाँ एक मंदिर का जो मरम्मत कार्य था वह पहले से ही चल रहा था। बाद में चंदा इनवाइट किया गया, लोगों से चंदे की मांग की गई। तो चूंकि पहले से ही कार्य यहाँ चल रहा था, कार्य के निर्माण के बीच में चंदा इनवाइट किया जाता है, चंदे की मांग की जाती है। तो इट वॉज हेल्ड दैट द एक्शन वॉज नॉट इंड्यूस्ड बाय द प्रॉमिस टू सब्सक्राइब बट वॉज रेदर independent of it। Thus the subscriber, that is the defendant who had promised to pay but had later refused, was not held liable। चूँकि उसके जो चंदा देने वाले व्यक्तियों ने वादा किया था, उसमें से यदि कोई एक ना कह देता है कि नहीं, हम अपने द्वारा चंदा जो देने की बात की गई थी वह नहीं दे पाएंगे, तो उससे जो है कुछ प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ उसकी वांछा पर, चाहे उसकी इच्छा पर मंदिर के मरम्मत का कार्य नहीं शुरू हुआ था, बल्कि यह कार्य पहले से ही चल रहा था। इसलिए इसका एसेंशियल एलिमेंट नहीं पूरा होता है, इसलिए उस पर्सन को बाध्य नहीं किया जा सकता है कि वह उसका भुगतान करे। तो ये हम लोगों ने अभी स्टडी किया कंसिडरेशन के पहले एसेंशियल एलिमेंट की, जो था एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि when at the desire of the promisor, second essential element, the promisee or any other person। तो देखेंगे अगले लेक्चर में दूसरे एसेंशियल एलिमेंट की जो कंसिडरेशन की है। तो बने रहिए हमारे लेक्चर के साथ। बहुत बहुत दोस्तों आप सबको धन्यवाद।